सर्कल के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एक तो सबसे पहली बात, कल आपने देखा होगा सिलक्यारा सुरंग में जो मजदूर फंसे थे, वो मजदूर कल सकुशल निकाले गए वहां से। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो अपने आप में आप समझ रहे हैं काफी चुनौतीपूर्ण था। राज्य सरकार, भारत सरकार और तमाम जो मशीनरी थी वो इसके पीछे लगी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बनी, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना। और हमने इसके लिए जो है विदेशी जो मदद है उसको भी लिया, है ना। एक्सपर्ट पैनल बुलाया गया, एक्सपर्ट टीम बुलाई गई। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद ये जो पूरा चुनौतीपूर्ण कार्य था ये सफल रहा। हमारे जितने भी उसमें मजदूर भाई थे वो सकुशल वापस आ गए। 41 मजदूर बताए जा रहे थे जो कि सकुशल आए। अब उनको जो है अस्पतालों में विभिन्न, जो आप समझ रहे हैं वहां पे एम्बुलेंस मौजूद थी, उनको अस्पतालों में पहुंचाया गया और अभी उनको रखा जाएगा निगरानी में डॉक्टरों की, जब तक कि पूरी तरीके से ये डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया जाता कि अब उन्हें आगे कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। क्योंकि वो लंबे समय तक एक ऐसे क्षेत्र में रहे जिसको समझ लीजिए आप आइसोलेशन का, है ना, क्योंकि बिल्कुल अंदर थे वो। तो अब यहां से देखो आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना रही है और हमारी सरकार के सामने, मतलब आप समझिए प्रशासन के सामने किस प्रकार की चुनौती रही। जो पूरा मशीनरी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ उत्तरकाशी से लेके हमारी पूरे गवर्नमेंट, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे सेंटर के बहुत सारे मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक बहुत बड़ी बात थी और अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य था, समझ रहे ना। क्योंकि वहां जिस प्रकार से कार्य चल रहा था, उत्तरकाशी वैसे भी बहुत सेंसिटिव रीजन है, पहले से ही आप जानते हैं। और वहां पे इस प्रकार की जो बड़ी घटना हुई उससे पूरा देश हतप्रभ था। ये हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे वो लोग निकलेंगे, पर अमेरिका की होगार मशीन तक फेल हो गई थी जहां पर। लेकिन अब जैसे भी करके आप देखिए हमारी जो है पूरी की पूरी टीम ने, रेस्क्यू टीम ने उनको बचाया और ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आगे टेक्निकल चीजें होंगी उसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में या इंटरव्यू आदि में भी इसके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जरा इस घटना को ध्यान से देखिएगा, आज के अखबार को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें डिटेल्ड एनालिसिस होगा। जैसे ये दैनिक जागरण अखबार आज आप देख रहे हैं तो इसमें इसके बारे में पहली हेडलाइन ये है, जीत गई जिंदगी, 400 घंटों तक चले जिंदगी बचाने के महाअभियान में 20 से अधिक एजेंसियों का रहा योगदान। ठीक है, तो ये सब देखिए आप किस प्रकार से ऑपरेशन चला, क्योंकि यह आगे आपको कई इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, मेंस राइटिंग के लिए भी बन सकता है और इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है, नेशनल लेवल पे भी और उत्तराखंड के आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस वगैरह में वहां पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे किसकी, दक्कन के पठार की, और उसके बाद हम पहुंच गए थे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। तो हमने आपको पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया था, हमने पश्चिमी घाट आपको पढ़ा दिया था, याद है। वेस्टर्न घाट्स हम लोगों ने स्टडी किया था और वेस्टर्न घाट्स के बाद आज हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, यानी पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट को लिखेंगे भी और पूर्वी घाट को समझेंगे भी। तो आज बच्चे तारीख क्या है, 29 है आज। ये महीना भी गया, साल भी अब जाने ही वाला है, साल का आखिरी महीना आएगा, अब 2024 मिल जाएगा। अब 2024 में आप समझते हैं देश में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए अगले साल बोर्ड की परीक्षाएं भी जल्दी होंगी। मेरे ख्याल अब इस बार तो जनवरी लास्ट फरवरी से ही ये करा रहे हैं बोर्ड परीक्षाएं, और बाकी सारी चीजें भी जल्दी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव तो चल ही रहे। दिसंबर 3 तारीख को मेरे ख्याल नतीजा आना है, इसका कब आना है, 3 दिसंबर को आना है। और ये नतीजे आने के बाद फिर आप समझ लीजिए अब इसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव अप्रैल अप्रैल मई में होगा लोकसभा चुनाव, मई में ही रिजल्ट आएगा और मई लास्ट वीक तक नई गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो फिर आप समझ रहे हैं इस बार जल्दी फरवरी तक बाकी सारी चीजें करा ली जाएंगी। और इसलिए आप देख रहे हो ना स्टेट पीसीएस, जो आप सीमा जी पूछ भी रही थी कि जल्दी हो सकता है, तो कई राज्यों का जो स्टेट पीसीएस अप्रैल मई में होता है तो उसको पहले कराया जा सकता है। यूपीएससी अपने निर्धारित समय पे होगा, उसका मई का डेट आ रखी है वो अपने गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ गुड मॉर्निंग। सर शायद 17 मार्च को होगा पेपर। हाँ वो इसी वजह से जल्दी हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पूरी मशीनरी उस तरफ फोकस रहेगी। ठीक है ना, तो अगला साल चुनावी साल है, ये अपने आप में आप जानते ही हैं। और हमारे यहाँ सर मेंस में भी कितना टाइम मिलेगा?
मेंस के लिए तो मिल जाएगा टाइम आपको, फिर मेंस की तो दिक्कत नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद नई गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था संभाल लेगी तो 3 से 4 महीने का लगभग आप कम से कम मान के चलिए आपको समय मिल जाएगा, 3 से 4 महीने का। और कैलेंडर पूरा रिवाइज भी हो सकता है आगे जैसी परिस्थितियां बनती है। लेकिन अगले साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर याद रखिएगा 2 देशों में, 2 बड़े देशों में चुनाव होना है। भारत में तो है ही चुनाव, अमेरिका में भी चुनाव है, क्योंकि अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होता है और बाइडेन का कार्यकाल खत्म होगा 2025 में, जनवरी में। तो उसके लिए चुनाव अगले साल नवंबर में ही अमेरिका में करा लिए जाएंगे। तो अगले साल अप्रैल मई में भारत में चुनाव है और नवंबर के महीने में अमेरिका में चुनाव होने हैं। तो अगले साल 2 दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होंगे और देखा जाएगा कि कौन सी सरकारें आती हैं अगले साल दोनों देशों में। क्या भारत में बीजेपी वापस आएगी और अमेरिका में क्या डेमोक्रेटिक पार्टी वापस आएगी या रिपब्लिकन आएगी, ट्रंप की पार्टी, देखते हैं। चलिए अब ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे, इसमें हमने पश्चिमी घाट की बात की थी, पश्चिमी घाट श्रृंखला, इसको हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और साथ ही साथ हम तटीय मैदान भी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। जो अगला टॉपिक है भारत के तटीय मैदान, उसको भी आप यहीं पे समझ लेना। देखिएगा हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया दक्कन के पठार के अंतर्गत भी और बाकी चीजें भी आपने देखी, तो हमने यहां पर देखा था कि एक सतत पर्वत श्रेणी के रूप में पश्चिमी घाट मौजूद है, जो कि वास्तव में पर्वत न होकर क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी कगार है। और ये ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सतत है, जिसमें हमने कुछ दर्रों की भी बात की थी, जिसे दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। आपको सबको याद है ना दर्रे, ठीक है। इसके बाद जब हम नीचे आए तो हमने देखा यहां पर हमारे पास ये पश्चिमी घाट एक गांठ के रूप में मौजूद है, जिसमें कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला भी आकर मिलती है। पूर्वी घाट वास्तव की पर्वत श्रृंखला भूगोल में बताई गई है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला भी आपस में आके मिलती है और यहाँ पे एक अलग पर्वत गांठ का निर्माण होता है, जिसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार 3 राज्यों में, दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। हालांकि अगर हम एक सीरीज में देखें तो नीलगिरी को भी भाग किसका माना गया है, पश्चिमी घाट का। लेकिन नीलगिरी बनता किससे है भौगोलिक रूप से, जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का आपस में मिलन होता है। नीलगिरी के बाद भी क्या हमारे पास कुछ पहाड़ियां हैं, बिल्कुल नीलगिरी के बाद भी हमारे पास पहाड़ियां हैं, जिनको दक्षिणी पहाड़ियां कहा गया है। और आप देखते हैं यहां पर, आप देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां जो महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तर दिशा में आपको दिखती है। उसके अलावा आप देखते हो उत्तर पूर्व में पालिनी पहाड़ियां और दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियां। तो यहां पर हमें अलग प्रकार की हिल्स भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम इस तरफ की बात कर रहे हैं, इस तरफ की। जब हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे गुजरात में तापी नदी के मुहाने से लेकर और दक्षिण में यहाँ पर केप कैमोरिन तक का जो क्षेत्र है। केप कैमोरिन आप जानते हैं, जिसे आप हिंदी में कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, और भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है ना, दक्षिणी छोर है। तो इन राज्यों में इसका विस्तार है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से हम तटीय मैदानों को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास राज्य पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है राज्य आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य आता है, उड़ीसा, ये तटीय राज्य है। वहां पे महानदी का मुहाना बनता है। महानदी आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद आप देखेंगे यहां से आपको पर्वत श्रृंखला एक देखने को मिलेगी, और ये पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे ऐसे ऐसे, अभी यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों में काफी डिस्टेंस है, ऐसे आते आते ही अंदर की तरफ आते 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 और यहाँ पर नीचे किस में मिल जाएगी, नीलगिरीज में मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, नीलगिरीज में इसका मिलन हो जाएगा किसके साथ, पश्चिमी घाट के साथ, तब एक नई गांठ बन जाती है नीलगिरी। ये श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, ये श्रृंखला की लंबाई बताई गई है कितनी, 1300 किलोमीटर लगभग, अप्रोक्स इसको बताया गया है 1300 किलोमीटर। जबकि पश्चिमी घाट श्रृंखला जो आप देख रहे थे वो सतत पर्वत श्रृंखला है, वो कैसी थी, 1600 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो हम पूर्वी घाट देखते हैं, जहां पर पश्चिमी घाट को एक आप पश्चिमी कगार बोलते हैं,
पूर्वी घाट को बताया गया है कि ये एक पर्वत श्रृंखला रही है जिसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ। जैसे अरावली हम जानते हैं एक वलित पर्वत रहा है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। काफी प्राचीन वलित पर्वत, दुनिया के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में अरावली आता है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर एक आप जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को देख रहे हैं, ये आज के समय किस रूप में रह गई है? अगर हम इसको औसत ऊंचाई के रूप में देखें तो जहां पे पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हैं, और उसका एक कारण आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीप का झुकाव है वो किस तरफ है? भारत का प्रायद्वीप इस तरह से है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है जहां ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी घाट पर्वत उतने ऊंचे नहीं है। और पूर्वी घाट पर्वत सतत भी नहीं है। पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखला है वो सतत भी नहीं है। और ये सतत क्यों नहीं है? क्योंकि इनको प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां, जो प्रायद्वीप की नदियां हैं, प्रमुख नदियां आप जानते हैं पश्चिमी घाट से, और इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ से जो महानदी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण जो 4 नदियां और उनका रिवर सिस्टम जो है, उन नदियों ने और उनकी बहुत सी सहायक नदियों ने इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया है? काट छाट दिया है। जहां पर कि हम देखते हैं कुछ प्रमुख नदियां, जैसे इधर से महानदी का मुहाना यहां पर बनता है। मुहाना मतलब उसका मुंह डेल्टा बनाती है। ये सब नदियां इधर डेल्टा बना रही है। महानदी के बाद आप जानते हैं गोदावरी, और गोदावरी से थोड़ा ही नीचे आप जानते हैं महाराष्ट्र से ही आ रही है कौन सी? महानदी गोदावरी कृष्णा से। और इधर आप जानते हैं कावेरी। तो ये सब नदियां इस प्रकार से आ रही हैं और लंबी दूरी तय करते हुए आ रही हैं। इन नदियों के द्वारा अब जहां जहां पे नदियां हैं वहां वहां का एरिया आप देखिए क्या है? डाइसेक्टेड है, कटा छटा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर तो पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है, वहीं पर पूर्वी घाट कैसी है? कटा छटा है, कटा छटा है। और इसीलिए इसकी जो लंबाई है वो आप देखिए उसकी तुलना में क्या है? कम है। और इसका भी उसके साथ मिलन हो रहा है कहां पर? नीलगिरी में। अब अगर आप राज्यवार देखें तो कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आ रहे हैं? राज्यवार आप देखें तो ऊपर आता है पश्चिम बंगाल। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी इसका कोई भाग है, या इसका भाग उड़ीसा से शुरू होता है? तो मुख्य रूप से तो इसमें हम कहां से शुरू करते हैं? उड़ीसा, और वो भी महानदी का जो मुहाना है। तो उड़ीसा राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उड़ीसा के बाद आप नीचे आइए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, अब ये जब नीचे आ रही है तो अगर आप बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में देखें तो उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु। लेकिन ये इस तरफ मुड़ रही है, थोड़ा पीछे जा रही है। तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य जो है आपका, और तेलंगाना के बाद जब आप और आगे आएंगे नीचे तो आप समझ रहे हैं यहां पर कौन सा राज्य हो गया? तमिलनाडु। और आप थोड़ा सा पश्चिम में जाएं तो यहां पर एक राज्य है बहुत बड़ा, कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ये वो राज्य हैं जहां पर किसका विस्तार है? किसका विस्तार है? पूर्वी घाट का। और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वहीं पर आप समझ रहे हैं नीलगिरी की गांठ बन रही है जहां पर ये सारी पर्वत श्रृंखला आपस में मिल रही है। अब तीसरी बात इसमें समझने वाली, जो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्वी घाट कटी छटी है। और कटी छटी है किसके कारण? नदियों के कारण। किसके कारण? नदियों के कारण। तो ये जो नदियां हैं इन्होंने इसको काट छाटा है, इसलिए यहाँ का जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, ये हमें काफी चौड़ा भी देखने को मिल रहा है। और ये नदियां जो है क्योंकि ये डेल्टा बना रही है, तो यहाँ की जो ये मैदानी क्षेत्र है ये काफी फर्टाइल लैंड है, सघन आबादी वाला क्षेत्र है। और साथ ही साथ इस क्षेत्र को मॉनसूनी वर्षा भी प्राप्त होती है। जो हमारा मॉनसून आता है, आपने पढ़ा था, तो एक तो ये अरब सागर वाली शाखा जो है मॉनसून की, और दूसरी शाखा जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, उस शाखा के कारण जो मॉनसून की हवाएं ऊपर चलती है तो उसके कारण पूर्वी जो तटीय मैदान है वहां पर अच्छी वर्षा होती है। और जहां अच्छी वर्षा होगी तो वहां पर आप समझ रहे हैं फ्लोरा और फोना, यानी जैव विविधता की दृष्टि से वो क्षेत्र काफी ज्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान को देखें तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं,
और ज्यादा उपजाऊ हैं। कैसे हैं? चौड़े हैं और ज्यादा उपजाऊ हैं, क्योंकि आप समझते हैं इस क्षेत्र में बनता है डेल्टा। यहाँ की अधिकांश नदियां यहाँ पर क्या बना रही हैं? डेल्टा। और पश्चिमी हिस्से में अरब सागर वाली नदियां क्या बना रही हैं? एस्चुरी। वहां पे क्या बन रहा है? एस्चुरी। अच्छा, अगर आपसे कभी ऐसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाए, हमारे देश में जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह बनाने के लिए, या बंदरगाह तो भारत में हर तरफ आपको दिखेगा, इधर से लेकर इधर तक, ज्यादा उपयुक्त हमारा जो क्षेत्र होगा वो पश्चिमी क्षेत्र होगा या पूर्वी क्षेत्र होगा? आप खुद सोचिए। पश्चिमी क्षेत्र हमारा क्या होगा? ज्यादा उपयुक्त होगा। पूर्वी क्षेत्र में आप देख रहे हैं, यहां पर भी हमारे पास बंदरगाह है, जैसे आपने विशाखापट्टनम का नाम सुना है ना? आप देखते हैं कोलकाता पोर्ट, जो आपका कहां पे आता है? वेस्ट बंगाल में। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र हमारा पूर्वी क्षेत्र है। और यहीं पर हम देख रहे हैं तटीय मैदान भी बन रहे हैं, जहां पर हम क्या एक देख रहे हैं, एक बड़ा जो प्लेन एरिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और उसका जो भाग है आगे वाला, समुद्र की तरफ वाला, वो कैसा क्षेत्र होता है? दलदलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदलीय, मार्शी लैंड है। और ऐसे क्षेत्र में खुद सोचिए, शिप फंसने का डर रहता है दलदलीय क्षेत्र में। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर आप समझ रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हो रहा है, और उसमें महत्वपूर्ण रोल है किसका? इन नदियों का। तो यहां पर मैंने आपको कल कुछ हिल्स मार्क करवाई थी, जैसे शिवरॉय हिल्स, जैसे जावदे हिल्स। तो इस पूरे माउंटेन श्रृंखला में इधर भी आपने बहुत सारी हिल्स देखी, इधर भी रीजनल हिल्स है। रीजनल हिल्स आपको एग्जाम में मार्क करने के लिए आ सकती है, मैच करने के लिए आ सकती है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो जरा ध्यान से देखिए, इस माउंटेन में क्या है? ये माउंटेन श्रेणी, ध्यान से देखना इधर, ये बंगाल है। बंगाल के बाद क्या आ गया? उड़ीसा। उड़ीसा में यहां पर आपको थोड़े थोड़े पर्वत देखने को मिलेंगे। लेकिन उड़ीसा में ये कौन सी नदी है? महानदी। और महानदी के बाद ये कौन सी है? नीचे आ गए हम, आंध्र प्रदेश में आ गए। ये दोनों नदियों का मुहाना आंध्र प्रदेश में बनता है, गोदावरी और कृष्णा। यहां पर आप देखेंगे, ये आपको माउंटेन सतत दिखेगा। सतत मतलब यहां ये कंटिन्यू है। जैसे अरावली था, याद है? अरावली पालनपुर से लेके, गुजरात के पालनपुर से लेके और राजस्थान की राजधानी जयपुर तक सतत था। अब जयपुर से दिल्ली में आते आते वो बीच बीच में टूटा फूटा था। तो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर तो लगभग लगभग सतत है, कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि देखो नदियां बहुत दूर दूर हो गई, महानदी और फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो महानदी की दूरी जो है किससे? गोदावरी से, वो काफी दूर हो गई। तो यहां पर लगभग सतत है ये। अब इसके बाद, और ऐसा नहीं है कि वहां बीच में नदियां नहीं, छोटी नदियां हैं, लेकिन ये लगभग यहां पर कंटिन्यू है। इसके बाद ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में है ही नहीं। गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये माउंटेन आपका है ही नहीं, बिल्कुल गायब है। और फिर उसके बाद आ गया आपका कृष्णा। कृष्णा से लेकर और दक्षिणी तक आप जाएंगे तो ये आपको पर्वत के रूप में नहीं दिखेगा, एक माला के रूप में, पहाड़ियों के रूप में दिखेगा। जैसे यहां पर है, फिर कुछ दूर नहीं है, फिर है, फिर कुछ दूर नहीं है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चे? बाइसेक्टेड या डाइसेक्टेड या कटा छटा पर्वतमाला। याद रहेगी बात? क्या रहेगी ये? कटी छटी पर्वतमाला। अब मैं अगर आपसे इसका ऊंचा बिंदु पूछूं, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए बच्चे, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु हमने कौन सा पढ़ा था? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी कहां पड़ा हमने? केरल में। जबकि वो क्या है? नीलगिरी से भी नीचे हिस्से है, और वो पश्चिमी घाट का वो हिस्सा है जो दक्षिण की पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। वो हिस्सा है जो दक्षिण की पहाड़ी के रूप में क्या है? विस्तारित है। और वैसे हम देखें तो इधर क्या था? डोडा बेटा, जो कि किसमें है? नीलगिरी में। और नीलगिरी भी किसका भाग माना जाता है एक दृष्टि से? पश्चिमी घाट का। अब हम पूर्वी घाट में बात करें, तो पूर्वी घाट में पुरानी एनसीईआरटीज में सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई जाती थी? महेंद्रगिरी। कौन सी बताई जाती थी? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पड़ता है? उड़ीसा में। लेकिन जब नया इसके ऊपर और स्टडी हुआ और नई एक पीक देखी गई, तो नई पीक आपकी कहां देखी गई? ये आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम आपको याद है? अरमाकोंडा या सीतामाकोंडा। ये याद रखना है आपको, अरमाकोंडा। और आपने नेट पे देख ली थी, मैंने आपको एक कल डायग्राम भेजा तो था हिल्स का, सदर्न हिल्स का, ग्रुप में भेजा था मैंने आपको। तो याद रखना है आपको, नाम क्या है बच्चे? अरमाकोंडा या सीता माकुंडा। अगर आपसे ऐसे मैच करने के लिए आ गए
कि अरमाकोंडा सीतामाकोंडा क्या है। अरमाकोंडा सीतामाकोंडा पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, जो किस राज्य में आएगा बच्चे? आंध्र प्रदेश राज्य में आएगा। जबकि हमने देखा था दूसरी कौन सी, जो अगर हम बात करें अनाईमुडी की, वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, अरे तो आपने मुझे बताया नहीं। हेडिंग डालिए पूर्वी घाट। लिखिए, भारत का हम्म भारत नहीं, पर आप उसको एक बार मैच भी कर लेना, उसकी हाइट वो अलग है शायद। हाँ, ये अरमाकोंडा और सीतामाकोंडा एक ही है, इसके दो नाम हैं। देखिए, भारत का पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी घाट एक असतत, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस है अंग्रेजी में, एक असतत, भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में, असतत श्रृंखला के रूप में असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, गोदावरी कौमा कृष्णा कौमा कावेरी, गोदावरी कौमा कृष्णा कौमा कावेरी कौमा महानदी, आदि आदि बड़ी नदियों द्वारा, और इनका क्रम भी याद रखना है आपको, है कौन सी नदियां कहां पे पहले कौन सी है फिर दूसरी कौन सी, आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर, विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपर्दन के कारण, एवं अत्यधिक अपर्दन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। कम है एवं पूर्वी घाट की लंबाई, पूर्वी घाट की लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। अब ये ध्यान रखना है आपको, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1300 किलोमीटर। लेकिन कई कई पुस्तकों में आपकी इसकी लंबाई 1150, कई में 1200, कई में 1250, कई पे 1300, कई पे 1350 भी मिल सकती है, क्योंकि लंबाई मापने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कहीं से मापता है, कोई कहीं से मापता है, कोई इसको वहां से शुरू ही नहीं करता। मतलब इसमें अब एक बार स्टेटमेंट रूप में आप देखें तो अब क्या होता है ना, प्रश्न सॉल्व करने के तरीके के लिए
पढ़ाई काम नहीं आती, क्वेश्चन बनाने वाले की भावना समझनी पड़ती है। एक बार एक बहुत पुराने पेपर में 90 के दशक में पूर्वी घाट को यूपीएससी के एक स्टेटमेंट में केरल तक भी बता दिया गया। उसकी भावना ये थी कि केरल में है नहीं, पर वो चाह रहा था कि बच्चे इस तरह से अटेम्प्ट करें कि केरल में। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये सारे मिक्स हो जाते हैं। आप ये बता ही नहीं सकते पश्चिमी घाट, यहाँ तक तो आप क्लियर बताते जाएंगे, जब ये नीचे नीचे आते जाएंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे। जैसे हिमालय में था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर आके ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट तक जाते जाते ये सब ऐसे रहते हैं और आते 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 ये पास हो जाते हैं। अब आप यहाँ क्लियर कट नहीं बता सकते कि ये किसका भाग है, ये किस में आता है। तो इसीलिए इसकी लंबाई को लेकर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आपको लंबाई देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट की तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी 1600 किलोमीटर, लेकिन इसकी कहीं पर 1150, जिस पुस्तक से मैं आपको लिखा रहा हूं उसमें भी 1150 है, लेकिन मैं 1300 बता रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है, किसी में 1150, किसी में 1200। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि आप उसकी लंबाई 4000 किलोमीटर कर दे, 3000, 100, 150, 200 किलोमीटर तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी लंबाई को, जैसे हिमालय की लंबाई हमने 2400 लिखी, कुछ पुस्तकों में 2500 भी लिखी होगी। तो अगर 100, 150, 200 किलोमीटर तक का अंतर आता है, वो नापने के, क्योंकि कोई एग्जैक्ट ऐसे इंची टेप से नहीं नाप रहे हम कि उसको इतना नाप रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 300, 400, 500 किलोमीटर बढ़ा दें तो फिर तो आप, जाहिर सी बात है ना, बहुत मतलब औसतन आपको बताना है। इसीलिए कहीं पर भी आप जैसी लंबाई लिखते हैं तो आपने कितनी लिख दी, लगभग। तो लगभग का मतलब क्या होता है, अगर ये कहीं पर 50, 100 किलोमीटर कम भी निकलती है तो भी सही है, और 50, 100 किलोमीटर ज्यादा भी आती है तो भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, ये डिस्क्लेमर होता है, समझ गए? डिस्क्लेमर होता है ना, जैसे मूवी में डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, एड में डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि भाई इससे जर्म्स मर जाएंगे डिटॉल का इस्तेमाल करने से, पर वहां पे भी लिखा रहेगा 99.99%, 100% नहीं। तो 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, क्योंकि कौन माप रहा है, और कोई यूपीएससी या कोई परीक्षा ऐसे नहीं पूछती कि उसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि लंबाई वो बोलेगा तो ये फलाना में तो इतनी लिखी है, फलाना में इतनी लिखी है, तो कोई एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक तो कोई है ही नहीं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का ढाल मंद होने के कारण, इधर ढाल मंद हो जाता है ना, ऊपर से तो ऊंचा है, इधर से नीचे है। पूर्वी घाट का ढाल मंद होने के कारण बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की गति, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की गति मंद हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की गति मंद हो जाती है, जिससे यहां अधिक मात्रा में, जिससे यहां अधिक मात्रा में अवसादों के निक्षेपण, जिससे यहां अधिक मात्रा में अवसादों के निक्षेपण, अवसाद समझ रहे हैं ना, जो रेसिड्यू है, निक्षेपण मतलब उसका जमाव जो हो रहा है, अवसाद जमा हो रहे हैं, अवसादों के निक्षेपण के कारण, के कारण ये डेल्टा का निर्माण करती है, के कारण ये डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर, उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में, दक्षिण में, एक मिनट आप देखिए इधर दक्षिण में, यहाँ पे एक समुद्र है, उसके समांतर ये श्रृंखला चल रही है। जैसे यहाँ पे एक समुद्र था, उसके समांतर ये चल रही थी। ये तो कौन सा समुद्र है, किसके समांतर चल रही है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समांतर
बंगाल की खाड़ी के समांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला है। नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कॉमा करके हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, कॉमा तमिलनाडु, कर्नाटक, राज्यों तक है। कर्नाटक राज्य तक है। अब ब्रैकेट में दो राज्य और लिख लेना, पश्चिम बंगाल और केरल। अब कभी प्रश्न इस तरह से आ जाए कि पश्चिम बंगाल और केरल, तो आपको ये प्रश्न बनाने वाले की भावना समझनी पड़ेगी। अगर उसने जानबूझ के पश्चिम बंगाल और केरल दिया है तो आपको ध्यान रखना है वो चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल को भी मेंशन करे और केरल को भी मेंशन करे। पश्चिम बंगाल, हालांकि आप समझते हो ऊपर कौन सी पहाड़ पड़े, हम छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पहाड़ की पठारियां थी, और नीचे से किसकी शुरू हो रही है, पूर्वी घाट की, तो फिर मिक्स हो जाती है वहां पे, फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और नीचे नीचे जब आप आ रहे हैं नीलगिरी, तो नीलगिरी है तो कहां तक, जहां पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, लेकिन नीलगिरी का खुद विस्तार फैलाव 3 राज्यों में है, तो इस कारण नीलगिरी केरल में भी आ रहा है। और नीलगिरी अपने आप में जंक्शन बता रहे हैं हम एक तरफ दोनों का, तो इसका मतलब नीलगिरी जब दोनों का जंक्शन है तो पूर्वी घाट भी नीलगिरी तक, केरल तक पहुंच रहा है। तो ये अब बनाने वाले की भावना है, पढ़ाने में हमने आपको क्लियर कर दिया कि ये नीलगिरी में खत्म हो जाता है, लेकिन पेपर बनाने वाला अगर जानबूझ के इन राज्यों को मेंशन कर रहा है, जो कि 90 के दशक में कर चुका है, 1990s में, तो आपको ये दोनों राज्य भी अपने दिमाग में, जब आप पेपर को कर रहे हैं तो दिमाग में समझना है कि राज्य भी हैं, इनका भी कुछ जरूरत हो सकती है, वो प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार होगा। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट लिखिएगा, कोरोमंडल तट क्षेत्र सहित, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट भी बताएंगे आपको कौन सी है, कोरोमंडल तट क्षेत्र सहित कोरोमंडल तट क्षेत्र सहित तटीय मैदानों, तटीय मैदानों, कौमा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी घाट लिख दिया, बंगाल की खाड़ी तक स्थित है, समझ गए, बीच में स्थित है उनके। कौन सा, कोरोमंडल का मैदान, अभी देखेंगे हम कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है। अगला पॉइंट लिखना, पूर्वी घाट अपने दक्षिणी छोर पर, पूर्वी घाट अपने दक्षिणी छोर पर कौमा पहाड़ियों की कई श्रेणियां बनाते हैं। पहाड़ियों की कई श्रेणियां बनाते हैं। पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट में उच्च पहाड़ी पर्वतमाला की जलवायु, पूर्वी घाट में उच्च पर्वतमाला की जलवायु, उच्च पर्वतमाला की जलवायु आमतौर पर, आमतौर पर आसपास के मैदानी इलाकों, आमतौर पर आसपास के मैदानी इलाकों और पहाड़ियों को, आसपास के मैदानी इलाकों
और पहाड़ियों को कॉफी बगानों, कॉफी के बगान होते हैं यहाँ पर कर्नाटक में, आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कॉफी बगानों एवं सूखा वन के अभ्यारण्यों, वन अभ्यारण्य जो होते हैं, सूखा वन के अभ्यारण्यों का घर है। का घर है। नेक्स्ट, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। हाँ, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। एटलस में कल मार्क कराई थी, याद है? वही पहाड़ियां आपको लिख देनी है, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियां। उसके बाद एक डायग्राम बनाना, पहले इधर देखो जरा, उसके लिए जगह छोड़ दो, महत्वपूर्ण पहाड़ी आपने उससे लिखना। एक डायग्राम बनाना, देखो इसकी टोपोग्राफी समझो कैसी है। ये एक क्षेत्र है, ये देखो क्या बनाया मैंने, यहां लिखा मैंने अरब सागर। ठीक है, ये क्या है? अरेबियन सी। तो ये क्या है और ये क्या है? अगर ये अरब सागर है तो आप समझ रहे ये है वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट्स, ज्यादा ऊंचे हैं, और उसकी तुलना में ये क्या है? ईस्टर्न घाट। स्लोप इस तरफ है, स्लोप देख रहे हैं आप, स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, किस तरफ है? इस तरफ है। और ये ऊपर टेबल लैंड है, ये एक पठार है जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बीच में है। कौन सा है? डेक्कन प्लेटू। क्या है ये? डेक्कन, दक्कन का पठार। ये समझ गए आप? और फिर जब हम इधर आ गए तो ये भी एक क्षेत्र है और ये भी एक क्षेत्र है। ये है बच्चों कौन सा मैदान? ये मैदान है, ये क्षेत्र मैदान है। ये कौन सा मैदान है? और ये क्षेत्र भी मैदान है। तो बताओ, ये पश्चिम दिशा में है तो ये कौन सा होगा? पश्चिमी तटीय मैदान, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान। और इधर क्या आ जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान। और मैदान को पार करते ही साथ इधर समुद्र है। कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी। और इधर समुद्र है कौन सा? तो इसको बना लीजिए पूरा। कभी आपको मेंस में क्वेश्चन आए तो आप पूरी टोपोग्राफी ऐसे दिखाएंगे। आपको क्या करना है, इधर पानी पानी बना देना है, इधर भी पानी पानी बना देना है। और यहां से मैदान हल्की सी लाइन खींचनी है, इधर से भी लाइन खींचनी है। फिर इस लाइन को खींचते खींचते यहाँ पे ऊंचा भाग बना देना है, और फिर इसको तिरछा लाना है ऐसे, और यहां से भी थोड़ा उठाना है, और फिर इधर ऐसे कर। समझ गए ना? ऐसे बनाना है। ये जो डायग्राम है, ये दिल्ली जो आपका वो है, नोट्स जो आते हैं ना, हाँ वहां पे भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए। मैदान कहाँ पे है और दोनों घाट कहाँ पे है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और समुद्र कहाँ पे है, और इसका स्लोप दिखा रहे हैं आप, इस तरफ है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। लास्ट में लिख देना इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस पॉइंट में जहां पे आप लिख रहे थे पूर्वी घाट की, कौन सी है? अरमाकोंडा।
आंध्र प्रदेश, और कितनी उसकी वो बता रखी है उसकी एल्टीट्यूड 1690। अरमाकोंडा का एल्टीट्यूड कितना है? 1690। आयुष चेक कर लेना, बुक में नहीं होगा, नेट पे देख लेना। 1501 तो किसका है ना, महेंद्रगिरी का है। हम्म, 1680 आपके उसमें भी। हाँ तो ठीक है, उसी के लगभग बराबर। याद रहेगी बात? ये भी लिख देना भाई बाद में बच्चों। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा है, जिसकी ऊंचाई 1680, या जो हमने पढ़ी थी पहले तो उस टाइम 1690 हमने पढ़ी थी, मुझे तो वही याद है, तो याद रखना ये है, ठीक है। और इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है 80 है 90 है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट, फिर मैंने बताया डेटा में एग्जैक्ट डेटा की ठीक से कोई ऐसे नाप के नहीं आता ना, लगभग लगभग बताई जाती है। चलिए भाई, अब आ जाइए आप उधर, किधर? तटीय मैदान पे। अब यहीं पे समझना जरा, पहले बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे फोकस रखना है। तटीय मैदान, अब तटीय मैदान हम समझ रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो। अब आप इसी टॉपिक से रिलेटेड मैदान भी समझ लोगे। ये पहला हमने पढ़ा पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर हमने पढ़ा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा सबसे बड़ा जो इतने दिनों से चल रहा था क्या, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, वो खत्म होता है। अब इसके बाद आता है आपका तटीय मैदान। जरा तटीय मैदान देखिए। तटीय मैदान के लिए तो पहले आपको पर्वत श्रृंखला पता ही है, यहां पर की पर्वत श्रृंखला ये, और यहाँ की पर्वत श्रृंखला ये। अब तटीय मैदान है कौन सा? ये आप जानते हो भारत की तटरेखा है। ये भारत की क्या है? तटरेखा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारी पूरी तटरेखा है, जो कि पश्चिम से पूर्व तक जारी है। अब इस तटरेखा में आप समझ रहे हो, यहां पर ये पर्वत है और यहां पर भी क्या है? पर्वत है। ये सब दोनों क्या है? पर्वत है। इस तरफ और इस तरफ समुद्र है। अभी अभी हमने आपको बताया, पश्चिम दिशा में इस तरफ हमारे पास अरब सागर है, और पूर्व दिशा में इस तरफ हमारे पास क्या है? बंगाल की खाड़ी। जरा आपको ध्यान रखना है, भारत में जब हम मैदानों की बात करते हैं तो एक तरफ तो हम वो मैदान देखते हैं कि जो हिमालय की नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान हैं। कौन सी है? हिमालय की नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान। यानी भारत में सबसे नया क्षेत्र कौन सा है? जो हिमालय का क्षेत्र है, पर्वत वाला, जिसमें हम बैठे हुए हैं, जो हमारा राज्य है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, और बाकी उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का, ये नया क्षेत्र है। बाकी सारा क्षेत्र क्या है भारत का? पुराना, जो कि ओरिजिनल गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब इसमें ये जो क्षेत्र है आपका तटीय मैदान वाला, इन तटीय मैदानों में पहली बात तो तटीय मैदान है कौन से क्षेत्र में आते हैं, इनका क्षेत्रीय नाम क्या है, और इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण किन के बीच में हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं, यहां पर एक पूरी पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट की, यहां पर पूरी श्रृंखला है पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच में इधर समुद्र है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच में ये जो आपको एक हरी पट्टी दिखाई देती है, ये वाली, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? भारत का पश्चिमी तटीय मैदान। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और बंगाल की खाड़ी के बीच में, इधर समुद्र कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, इधर पर्वतमाला कौन सी है? पूर्वी घाट। इनके बीच में आपको जो चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, और चौड़ी भी आप क्यों है आप समझ गए हो, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? इरोजन हुआ है और डिपोजिशन हुआ है। तो ये जो पट्टी दिखाई देती है, ये चौड़ी वाली, इसे आप बोलते हैं कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान किसके बीच में, तो आप सिंपल बोल देंगे बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट के बीच में। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और, सॉरी मैंने बंगाल की खाड़ी बोल दिया, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में। और ये आप समझ गए, और बंगाल की खाड़ी और
पूर्वी घाट के बीच में पूर्वी तटीय मैदान। अब इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी, जैसे शुरू कहां से होते हैं, तो गुजरात में, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा हमने देखा था काठियावाड़ का प्रायद्वीप, देखा था कच्छ का रण, वहां पर ऊपर उसे गुजरात प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन गुजरात में आप नीचे देखेंगे तापी नदी का जो मुहाना है, वहां से आप शुरू करते हैं, यानी गुजरात का हिस्सा शुरू हो गया, गुजरात से लेके ये पूरा आ गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका अगला राज्य आता है गोवा। तो यहां पर इसे बोलते हैं कोंकण तट। कौन से तट के नाम से जानते हैं? कोंकण। कोंकण पे रेलवे भी है, कोंकणी भाषा भी है ना। और ये वेस्टर्न घाट की कोंकण रेलवे आप लोगों ने विजिट किया होगा, इसमें कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण। इससे पहले याद रखेंगे गुजरात प्लेन्स है, और गुजरात प्लेन्स में ही आपका काठियावाड़ प्लेन्स, काठियावाड़ बोल दो या गुजरात प्लेन्स बोल दो, गुजरात राज्य का जो क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे जो मेन है ये कौन सा आ गया? कोंकण। कोंकण कहां तक? आप बोले गुजरात से पूरा महाराष्ट्र कवर हो गया और गोवा। अब गोवा से लेके और नीचे आप आए, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में आप जब नीचे आएंगे पश्चिम में, तो एक शहर आता है मैंगलोर, मैंगलुरु। ये तटीय शहर है, किसका? कर्नाटक का। राजधानी है बेंगलुरु, वो अंदर है, और ये मैंगलुरु। तो कर्नाटक राज्य के मैंगलुरु तक, गोवा से कर्नाटक के मैंगलुरु तक, उसी के बाद से केरल शुरू होता है, थोड़ा सा रह जाता है केरल, वहां तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताएगा कोई? कन्नड़ तट। कौन सा तट है ये? कन्नड़। यानी यहां पर आपका कौन सा एरिया कवर हो गया? कर्नाटका वाला। तो ये कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ क्षेत्रीय नाम है कौन सा भाग? ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पहले क्या हो गया? काठियावाड़ तट या गुजरात, गुजरात का प्लेन्स हो गया, गुजरात प्लेन। ये कोंकण प्लेन हो गया, ये कोंकण। अब मैं तट लिख रहा हूं, तट मैदान है वो, ठीक है। गुजरात के तटीय मैदान, और इधर हो गया आपका कोंकण का तटीय मैदान। फिर नीचे आ गए तो कन्नड़ तटीय मैदान। अब सबसे महत्वपूर्ण, अब ये मैंगलुरु शहर जो था से लेकर केरल पूरा कवर हुआ, पूरा केरल आता है, और केरल के बाद तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, यहां तक के क्षेत्र को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मालाबार। क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है केरल राज्य का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? मालाबार कोस्ट। क्या बोलेंगे? मालाबार। तो केरल का मतलब ही मालाबार। कभी भी कभी तुम सुनो मालाबार तट पे ये हो गया, मालाबार तट पे हो गया, तो मालाबार का मतलब ही होता है केरल राज्य। पूरा केरल कवर होता है किसके अंदर? मालाबार के अंतर्गत। आपने ये भी पढ़ा होगा वास्को डे गामा जो 1498 में भारत आया, तो भारत के मालाबार तट पे आया। तो मालाबार तट का मतलब क्या हो गया? केरल राज्य, है ना। कालीकट आया था ना वो। तो चलिए, कोझिकोड जिसे बोलते हैं। तो आप देखिए जरा ये किस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमने इसको 4 भागों में बोल दिया। कौन कौन सा बोल दिया? एक तो हो गया गुजरात प्लेन्स, दूसरा हो गया आपका कौन सा? कोंकण प्लेन्स, फिर आपका हो गया कन्नड़ प्लेन्स, और फिर आपका हो गया मालाबार। फिर क्या हो गया आपका? मालाबार। समझ में आई बात? अब आप अपनी एटलस में भी देख लेना इसको, एटलस मार्क कर लेना इसको। देखो, एटलस ऑन करो। ठीक है, तो गुजरात का क्षेत्र देख रहे हैं ना सभी लोग? अपना राजनीतिक मानचित्र में देखना, गुजरात का क्षेत्र देख पा रहे हैं? गुजरात राज्य। तो गुजरात का जो पूरा क्षेत्र है, देखो हमने पढ़ा था गुजरात में कच्छ का रण का क्षेत्र और काठियावाड़ का प्रायद्वीप। याद है काठियावाड़ का प्रायद्वीप? इसमें मैंने आपको पढ़ाया था सोमनाथ भी, जूनागढ़ भी है, वो काठियावाड़ का प्रायद्वीप। इसको बोलते हैं गुजरात प्लेन्स। किस नाम से जाना जाता है? गुजरात का मैदान या गुजरात का तट, ठीक है। इसमें कच्छ, काठियावाड़ सब आ गया। सौराष्ट्र का क्षेत्र भी बोलते हैं इसे, सौराष्ट्र।
अब यहां पर सूरत देखो, सूरत, सूरत हो गया, दमन का क्षेत्र हो गया, ये पूरा कवर करके महाराष्ट्र पूरा कवर हो गया और गोवा तक का। ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं किस नाम से? कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। अब यहां से गोवा से आप देखिए नीचे आए कर्नाटक तक, कर्नाटक तक आए, कर्नाटक और केरल का बाउंड्री लग रहा है, लेकिन वो आता यहां पे तो ऐसा लग रहा है बाउंड्री, लेकिन वो है पूरा कहां पे? कर्नाटक में। शहर है मैंगलुरु, है ना, मैंगलोर बोलते हैं उसे। उस शहर तक जो आपका तट आ गया वो आ गया कन्नड़ तट। कौन सा आ गया? कन्नड़। और अब तो फिर जो बच गया पूरा कन्याकुमारी तक, वो क्या आ गया? मालाबार। तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे मालाबार। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मालाबार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा भारत में मॉनसून पड़ेंगे तो मॉनसून की भी बारिश सबसे पहले कौन से तट पे होगी भारत में? बताओ। मालाबार के क्षेत्र में। कहां होगी? मालाबार के क्षेत्र में। अब ये ज्यादा चौड़े हैं क्या? फिजिकल मैप में देखो, ज्यादा चौड़े कौन से हैं? ज्यादा चौड़े ये वाले मैदान है कि ये वाले मैदान है? पूर्वी वाले। पूर्वी वाले, और उधर आपको पता है पर्वत भी कटा छटा है। अब पूर्वी मैदान में देखो जरा, अब पूर्वी मैदान में ना दो नदियों का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो कन्याकुमारी से शुरू करो, अब उल्टा शुरू करो, कन्याकुमारी से ऊपर बढ़ो, बढ़ जाओ कन्याकुमारी से ऊपर, बढ़ गए। कन्याकुमारी से आप ऊपर देखो कृष्णा नदी तक का क्षेत्र दिख रही है। कृष्णा नदी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। यानी कन्याकुमारी से और कृष्णा नदी यानी आंध्र प्रदेश तक, और ये आंध्र प्रदेश अलग राज्य हो गया, और वो नीचे तमिलनाडु पूरा कवर हो गया। यानी तमिलनाडु का छोटा सा हिस्सा मालाबार तट में भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? और बाकी हिस्सा किस में आएगा? कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कोरोमंडल कोस्ट पूर्वी तट में आती है। कोरोमंडल कोस्ट दिख रही है? दिख गया सबको? तो अब आपसे कभी डायरेक्ट पूछे कोरोमंडल कोस्ट, जब भी आप कुछ कहीं पे सुने, अखबार में पढ़े, न्यूज में सुने, जैसी कोरोमंडल कोस्ट की बात आती है आपके दिमाग में तमिलनाडु ध्यान में आ जाना चाहिए, और जैसी मालाबार तट की बात आती है आपके दिमाग में केरल ध्यान में आ जाना चाहिए। दोनों अपोजिट अपोजिट साइड। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको? कोरोमंडल यस सर। कोस्ट कौन सी है? कोरोमंडल कोस्ट ये वाली है, ये वाली, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र। ठीक है, ये वाला कोरोमंडल है। और ये वाला कौन सा है? मालाबार। ये मालाबार है, ये कोरोमंडल। मालाबार कोरोमंडल, ध्यान रखना है आपको। दिख गया? अब उसके बाद देखो वहां पर दो नदियों का रीजन है। कौन सी दो नदियों का रीजन है? ठीक है, गोदावरी और कृष्णा। अब देखिए यहां पर क्या है, गोदावरी कृष्णा और ऊपर महानदी, ये पूरा क्षेत्र जो है महानदी तक का। इसको अंग्रेजी के टाइम पे आप पुराने नक्शे देखोगे भारत के, उनमें आपको दिखेगा लिखा हुआ उत्तरी सरकार तट। क्या मिलेगा? उत्तरी सरकार। गोदावरी नदी थी भाई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, आप देख रहे हो? तो ये जो पूरा क्षेत्र है नदियों का, जिसने नदियों का पूरा रीजन जोड़ दिया है, तीन इंपॉर्टेंट नदियां, कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। जो ये नदी के साइड साइड चल रहा है पुराने नक्शों में है, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और राज्य के क्रम में देखें तो इसमें दो राज्य आ गए। कौन से राज्य आ गए? उड़ीसा भी आ गया और आंध्र प्रदेश भी आ गया। हालांकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट का अलग अलग नाम भी है। आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र तट बोलते हैं और उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल। अब भाई आपको पता है ना उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया, मद्रास, तमिलनाडु। उत्कल मतलब उड़ीसा, बंगा मतलब बंगाल। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, जो आपका दूसरा उत्तरी सरकार क्षेत्र है, महानदी, कृष्णा, ये जो नदियां हैं, ठीक है ना, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है आपका, ऊपर महानदी कहां गई? उड़ीसा में। कृष्णा नदी कहां गई? आंध्र प्रदेश में। ये जो पूरा क्षेत्र है ये किस में कवर हो जाता है? उत्तरी सरकार तट। ठीक, अब उसके बाद है उत्कल तट।
उत्कल तट देख पा रहे हैं? उत्कल तट मतलब जो पूरा उड़ीसा का तट है। सर हाँ सर मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, विद्यालय में सूचना देनी सर, प्लीज 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, आप ब्रेक ले लीजिए। दो मिनट का ब्रेक। ठीक है, उसके ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है वो किस में आएगा? उत्कल तट में। समझ पा रहे हैं? स्वर्ण रेखा नदी एक ऊपर देखना, स्वर्ण रेखा नदी, हाँ वहां तक का पूरा जो क्षेत्र हो गया आपका, वो आ गया आपका किसमें? उत्कल तट। ये आप ध्यान रखना है। मिल गया सबको ये क्षेत्र? तो ये पूर्वी तट है। अब एक बार मैं आपको पीडीएफ में भी दिखा देता हूं ये, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। भारत के तटीय मैदान है भाई। इंपॉर्टेंट तो दो ही हैं। कौन सा क्षेत्र? मालाबार और आपका कोरोमंडल का, क्योंकि कोरोमंडल तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, मालाबार केरल वाला हो गया। बाकी तो फिर नाम नाम से कन्नड़ तट तो सबको ही पता लग जाएगा, कर्नाटक का तो कन्नड़ होगा, आंध्र तो आंध्र प्रदेश का होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। उत्कल तट में भी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे उत्तरी सरकार में। तो उत्तरी सरकार मैंने आपको बताया, क्योंकि जो अलग से नाम है, बाकी तो नाम से कोई बोलेगा उत्तराखंड का तट, तो उत्तराखंड की जो सीमा होगी जो नदियों के किनारे, तो उत्तराखंड की नदी के किनारे का तट। राज्य के नाम से तो दिक्कत नहीं होगी ना, लेकिन वैसे दिक्कत हो जाएगी कोई अलग नाम। आप देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में यूनिट 2 में पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस पे एक ये डिस्कस करना है। ये वाला खुला था ना मैंने? ये वाला खुला था अभी? देखते हैं इसमें अलग होगा तो। इसमें तो जो है वो अपने सब कल पढ़ लिया, थाल घाट, बहर घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन वाला कहाँ गया? डेक्कन प्लेट्यू आप पढ़ चुके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू पढ़ चुके हैं, अरावली पढ़ चुके हैं, विंध्य पढ़ चुके हैं, सतपुड़ा पढ़ चुके हैं, ये दर्रे भी पढ़ चुके हैं। नहीं इसमें नहीं है। इसमें भी नहीं है, एक और बार कहीं देखते हैं कहीं और हो तो, नहीं तो आपको अपनी बुक से ही देखना पड़ेगा। कोस्टल प्लेन देखना कहीं लिखा होगा तो। हिमालय, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेटिंग, इमेज भी नहीं ओपन हो रही इसमें, फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा ना। चलो छोड़ो, अपनी उसमें ही देखो, एटलस में जो आपने मार्क किया उसी को अब लिख लो इस पे जरा, इसमें दिख नहीं रहा हो। व्हाइट तो शायद ऑनलाइन बच्चों को चमकता है, व्हाइट इमेज आपको डायरेक्ट साफ नहीं दिखती ना।
चलिए हेडिंग डाल दीजिए इसको, तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। दो प्रकार के तटीय मैदान हैं, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। हेडिंग डालिए भारत के तटीय मैदान। ठीक, पहले पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच, वो आपको बता दिया था मैंने, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के, वो सीमा जी आ गई, 2 मिनट बाद आने वाली थी। यस सर, आ गए सर। ठीक है ठीक है। पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को, मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात के सूरत, पता है ना सूरत कौन सी नदी के किनारे, तापी नदी देखी आपने। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से, गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। गुजरात के सूरत से, सूरत जो शहर है एक बहुत फेमस शहर है, गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। लिख दिया। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान को, पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसे? पहला, गुजरात का तट, गुजरात का तट बोलूं या मैदान, गुजरात का तट या मैदान। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा ये लिखना है आपको, कोंकण तट स्लैश मैदान। तीसरा, कन्नड़ तट स्लैश मैदान। चौथा, मालाबार तट स्लैश मैदान। ठीक है, ये चारों आपको लिखने हैं, गुजरात का तट या मैदान, कोंकण का तट मैदान, कन्नड़ का तट मैदान और मालाबार तट मैदान। अब हेडिंग डालिए गुजरात का तट या गुजरात का मैदान। देखिए, गुजरात का तट, तटवर्ती क्षेत्र, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, ये हेडिंग है बेटा, इसमें लिखना है गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखना, इसे कच्छ, कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ क आधा च छ, कच्छ कौमा काठियावाड़ या सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। कच्छ, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। कौन सा हो गया ये? गुजरात प्लेन्स। सेकंड लिखिए, कोंकण प्लेन्स, कोंकण तट, कोंकण तट लिखिए, गुजरात के सूरत से लेकर कौमा दमन, यूनियन टेरिटरी आ गई दमन, दमन दीव, अब तो एक हो गया ना दादरा एंड नागर हवेली दमन दीव,
दमन का क्षेत्र, कॉमा महाराष्ट्र से गोवा तक का क्षेत्र। ये आ गया आपका कोंकण का। तीसरा लिखिए कन्नड़, कन्नड़ लिखिए गोवा से कर्नाटक के, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का क्षेत्र। और चौथा लिखिए मालाबार तट, मालाबार, मालाबार में लिखिए कर्नाटक के मंगलुरु से पूरा केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, पूरा केरल, संपूर्ण केरल एवं तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। अब आगे लिखना पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई, अगला पॉइंट है पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई गुजरात में है। गुजरात में है और दक्षिण की ओर जाने पर, मतलब गुजरात से जब नीचे नीचे जा रहे हैं और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई, दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। हालांकि केरल में, केरल में यह पुनः, केरल में यह पुनः थोड़ा चौड़ा हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसकी चौड़ाई बढ़ती है। आप एटलस में देखते हुए चलिए, अब आपको समझ में आता रहेगा। देखो आप एटलस देखो, हरी पट्टी देखना, हरी पट्टी गुजरात में देखना, सूरत दमन के आसपास काफी बड़ा हरा क्षेत्र है, चौड़ा क्षेत्र है। अब आप नीचे नीचे आइए, आपको थाल घाट से दिख रहा है ना, थाल घाट कलसुबाई वाला, नीचे नीचे आइए, ये हरी पट्टी पतली सी हो गई है और केरल में देखिए फिर थोड़ी चौड़ी हो गई है। ये क्षेत्र देखना है, इधर कहां देखेंगे पता नहीं कहां देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखिए चौड़ा है गुजरात में, इधर देखिए यहाँ काफी चौड़ा है और इधर नीचे आते आते ये पतली सी, देखो लिखा भी है कोंकण, लिखा तो है कोंकण, इधर देखो अपोजिट साइड मुंबई के इधर, और ये पूरा क्षेत्र पतला हो गया, देखो कितना संकरा हो गया, और फिर केरल में थोड़ा सा चौड़ा हुआ। यही तो पॉइंट लिखा आपने। नेक्स्ट पॉइंट, अगला मालाबार तट के तटीय मैदान में, मालाबार तट के तटीय मैदान में कयाल, कयाल कौन सा तट, आपने कौन सा तट बोला? मालाबार तट के, मालाबार तट समझ रहे हो, जो केरल वाला तट है। तो इसमें क्या मिल रहा है तुम्हें? कयाल। अभी रुको, देखो कयाल क्या होता है पहले समझो। कयाल होती है झीलें, लेगून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेगून्स। कभी आप केरल जाएं तो केरल में बहुत, जैसे आपने सुना है अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील, आप गए इधर? वेम्बनाड, अष्टमुदी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इन लेगून्स का निर्माण हुआ है। लेगून्स का मतलब समझ रहे हैं? पानी, समुद्र का पानी जो अंदर आया, जैसे ये तटीय क्षेत्र है, समुद्र का पानी अंदर, लहरें आती जाती रहती हैं, टाइड्स जो आती हैं, और उनमें से जो पानी अंदर आया और किसी प्रकार ये पानी यहाँ पे अवसाद जमा हुआ और पानी कहाँ रह गया?
अंदर ही रह गया, यानी पानी डिस्कनेक्ट हो गया अपने ओरिजिनल समुद्री वाटर से। तो वहां पर झीलें बनी हुई है, बहुत प्रसिद्ध झीलें है ये, कई बार पूछी जाती है। तो लिखिए, वही तो दिख रहे हैं आप, मालाबार के तटीय मैदान में कयाल, कयाल मलयालम में बोलते हैं। यहाँ की भाषा जो है, पता है ना आपको, केरल की भाषा क्या है? मलयालम। तो मलयालम में कयाल बोलते हैं और अंग्रेजी में लैगून बोलते हैं। तो कभी कयाल से पूछ लेगा क्या है, कयाल झीलें होती है। तो लिखिए, केरल के नहीं, मालाबार के तटीय मैदान में कयाल, ब्रैकेट में लिखो लैगून, पाए जाते हैं, कॉमा, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, मछली उत्पादन उधर खूब आप समझ रहे हैं, फिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने, कॉमा, अंतरदेशीय जल परिवहन, इंटरस्टेट जो हो रहा है, अंतरदेशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में किया जाता है, पर्यटन स्थल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोंकण के तटीय मैदान पर साल, पेड़ जो होते हैं सागवान, सागवान आदि के वनों की अधिकता है। इन तटीय मैदानों का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, मेटामॉर्फिक, प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों के लिए जाना जाता है, आपको पता है केरल, कॉमा, सुपारी, कॉमा, नारियल पानी तो पीते हैं ना, नारियल आदि की कृषि की जाती है, नारियल आदि की कृषि की जाती है। स्टार पॉइंट, लास्ट पॉइंट, स्टार पॉइंट, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के हाँ, महाराष्ट्र का पूरा जो पश्चिमी तटीय मैदान है, महाराष्ट्र लेकिन नीचे दक्षिण तक का, मसाले वसाले पूरा तटीय मैदान। लास्ट में लिखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं? वहां बीच में क्या है? डेल्टा। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटियों के उदाहरण हैं और यह अधिक कटा फटा होने के कारण कटे फटे तट को क्या बोलते हैं? जो हमने चिली में पढ़ा था और नॉर्वे में भी देखा था, फेजॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? फेजॉर्ड्स। यहां पे लिखना नहीं है, यहां पे आपको लिखना है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है और यह अधिक कटा फटा होने के कारण पत्तन, बंदरगाह जिसे बोलते हैं, पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए
के विकास के लिए प्राकृतिक नेचुरल प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, यानी पोर्ट जो हार्बर डेवलप होता है उसके लिए ये नेचुरल कंडीशंस क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? कोची पोर्ट भारत का सबसे बड़ा है। दीनदयाल पोर्ट तो पूर्वी हिस्से में है। मुंबई, नवा शेवा मुंबई का पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि हाँ अब बन रहे हैं, अभी तक तो 13 मेजर पोर्ट है ना अभी तक, अब ये बना रहे हैं। सागरमाला 13, सागरमाला प्रोजेक्ट जो हमारा, उसके तहत आपने पता है सारे पोर्ट्स को जोड़ा जा रहा है, पढ़ा है आपने? वैसे ही ये डेवलप कर रहे हैं उधर भी, ग्रेट अंडमान की तरफ, उसको इंटरनेशनल रूट के लिए, जो आप बोल रहे हो ना बड़े शिप, ताकि इससे पैसे की कमाई भी बहुत होगी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्ट में। और केरल की लोकेशन अच्छी है, इधर से भी आए इधर से भी आए, ठीक है, और नेचुरल हार्बर में मिलेगा। क्या बना रखिए? जेट्टी। अच्छा, उसमें ये पर्यटन कराते हैं जो? हाँ हाँ। अच्छा, उसीलिए अंतर्गमन परिवहन जो उन्होंने लिखा है, आसपास का ट्रेड। समुद्री क्षेत्रों में बहुत बड़ा फायदा है ज्यादातर, और यही ऐसा बांग्लादेश में भी होता है। बांग्लादेश में चिटगांव एक शहर है उनका, चिटगांव है ना, तो वहां बहुत, बांग्लादेश में बहुत तगड़ा नदियों का जाल है, और नदी से ही परिवहन होता है, ये सस्ता पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो नदी का जो परिवहन है, दुनिया भर में 80% ट्रेड शिप में क्यों होता है, हवाई मार्ग से, रेल मार्ग से क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि आपको पता है समुद्री मार्ग सस्ता पड़ता है। बड़े ये मर्चेंट नेवी का जो काम है, पूरा मर्चेंट नेवी आप जानते हैं, तो उसमें होता क्या है, पूरा ट्रेड कॉमर्स तो चलता है, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। अब कुछ कुछ रास्ते जैसे कह रहे, कुछ संकरे रास्ते, अभी बीच में खबर नहीं आई थी, स्वेज कैनाल में फंस गया था एक जहाज बीच में, उसका संकरा रास्ता है ना, बीच में खबर आई थी बहुत तगड़ी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी व्यक्ति को, जल्दी से लिखें, यदि किसी व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम से, क्यों पलक्कड़ बोलूं, तिरुवनंतपुरम से मदुरई की यात्रा करनी है, अब ऐसी प्रश्न आएगा, यात्रा करनी है तो उसे पश्चिमी घाट के किस दर्रे को, तो उसे पश्चिमी घाट के किस दर्रे को पार करना होगा, तो उसे पश्चिमी घाट के किस दर्रे को पार करना होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों के से संबंधित राज्य बताएं। निम्नलिखित पहाड़ियों से संबंधित राज्य बताएं। पहला लिखिए
गडजात पहाड़ी, गडजात हिल्स। दूसरा लिखिए सतमाला हिल्स, सतमाला पहाड़ी। गडजात हिल्स लिख दिया। दूसरा लिखिए सतमाला पहाड़ी। तीसरा लिखिए शेवरॉय पहाड़ी, शेवरॉय पहाड़ी, शेवरॉय पहाड़ी। चौथा लिखिए नल्ला मल्ला पहाड़ी, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला पहाड़ी। पांचवा लिखिए महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। चलिए करिए फटाफट से, जल्दी लिखना। अभी करना है, हाँ कब करना है फिर, अभी तो करना है। एक में आपको दर्रा बताना है, कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा आपको। एक में आपको बताना है कौन कौन से हिल्स कहाँ कहाँ पे मैच करने के लिए आएंगे आपको, तो आप बता पाए। हाँ भाई जल्दी करिए। चलिए भाई, देखिए पहला प्रश्न है, यदि आपको तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है से मदुरई जो कि तमिलनाडु का सांस्कृतिक शहर है जाना है, तो आपको कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा। तो आपको पार करना पड़ेगा शेनकोट्टा दर्रा। वहीं आपको अगर केरल के पलक्कड़ से जाना पड़ता, कहां, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का शहर है नीलगिरीज में, तो आपको कौन सा दर्रा पार करना पड़ता, पालघाट। कौन सा, पालघाट। क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़ियां बताओ बेटा, कौन सी पहाड़ी पहले, कहां है ये, ओडिशा। कहां पर है ये, ओडिशा, बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सतमाला कहां है, महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र कहां है, महाराष्ट्र। अजंता कहां है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु, कहां पर है, तमिलनाडु। शेवरॉय की पहाड़ियां, जवादी का पहाड़ियां कहां है, तमिलनाडु। नेक्स्ट नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश, नल्ला मल्ला कहां पे है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट महादेव सतमाला रेंज में पड़ा था, इसमें सतमाला सतपुड़ा रेंज में, और ये किसमें है, ये मध्य प्रदेश, किसमें आएगी, एमपी। ठीक है चलिए धन्यवाद, इसको ध्यान रखिएगा।